हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम आरोह बुक के अपने नए चैप्टर का नाम है गजल। ये गजल लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले ये क्या है, हम पहले जानेंगे कि गजल क्या होती है। गीत और गजल दोनों ही अलग अलग होते हैं। गीत में क्या होता है, हमारा पहला आपका मुखड़ा अंतरा आपस में जो है मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। मगर गजलें जो हैं वो शेर से बनती हैं। जो शायर पढ़ते हैं ना, शेर शायरी, उन शायरियों से बनती है। ये शायरियां, एक गजल में कई शायरियां इस्तेमाल की जाती हैं और इन सब का आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। हर शायरी अपने आप में अलग होती है। तो इस तरीके से ये गजल बनती है। तो ये कौन लिखेगा? गजल कोई गीतकार तो लिखेगा नहीं, तो गजल लिखेगा शायर। शायर ही अलग अलग शेरों को मिलाकर जो है वो गजल को बनाता है। तो ये गजल हमारे सामने प्रस्तुत है। ये गजल लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार जी बहुत ही उम्दा शायर रहे हैं। तो उनकी एक पुस्तक थी साए में धूप, ये उसमें से ली गई एक गजल है जो हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। बहुत ही अच्छी है। ये पूरी सभी जो है वो राजनीति और जो व्यवस्था चलती है सरकार द्वारा, उन सभी के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहली जो हम शायरी पढ़ रहे हैं, पहले हम उसको देखते हैं। पहला शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो अब इस शेर में वो क्या बता रहे हैं, यहां चिरागा का मतलब है सुविधाएं। जब चुनाव होता है तो नेता जो हैं वो बहुत तरह तरह के वादे करते हैं कि जो है हम बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को देंगे, ये व्यवस्था कराएंगे, वो व्यवस्था कराएंगे, ये योजनाएं कराएंगे। बहुत तरह की जो है व्यवस्थाओं की बात करी जाती है। तो आपको हमने बता दिया कि ये जो चिरागा शब्द है, ये चिरागा शब्द इसका मतलब है व्यवस्थाएं। इसका मतलब है व्यवस्थाएं, कि जो नेता लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। क्या है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अर्थात जहां आपने वादा किया था कि आप हर एक घर के लिए तरह तरह की सुविधाओं की व्यवस्था कराएंगे, ये नेताओं के लिए है। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और यहां तो सुविधाएं ही नहीं है। मतलब बहुत सारे चिरागा की बात की थी, यहां तो शहर के लिए एक व्यवस्था भी मुनासिब नहीं है। यहां इनको एक वो व्यवस्था भी मुनासिब तौर पर नहीं मिल रही है। ये हो गया। अब दूसरा हमारा है, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक शेर है तो इसको शेर की तरह ही पढ़िएगा। कैसे, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। तो अब यहां पर जो दरख्त हैं, दरख्त वो संस्थाएं हैं जो कि सरकार द्वारा जो स्थापित की जाती हैं लोगों को व्यवस्था मुहैया कराने के लिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। तो ये इसलिए है कि ये जो संस्थाएं हम लोगों को दी गई हैं, ये जो संस्थाएं सरकारी संस्थाएं बनाई गई हैं, ये संस्थाएं भी आम जनता का शोषण करती हैं। वो हर तरीके से आम जनता को परेशान करने की कोशिश करती हैं। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं, अब हमें इनके साए में भी नहीं रहना। मतलब अब इनसे हमें सुविधाएं नहीं चाहिए, हम यहां से हमेशा के लिए चले जाना चाहते हैं, तभी हमको जो है आराम मिलेगा। तो इस तरीके से ये दो शेर थे, इन दोनों शेरों को हमने समझाया। अब इनका प्रसंग और भावार्थ हम आपको बताएंगे कि आपको लिखना कैसे। प्रसंग पहले इन दोनों का ही देखिए, समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से उद्धृत है। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनकी गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्पों की तलाश करना। मतलब राजनीति में जो चल रहा है और हमको जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं
उनसे अलग हटना, और उसके अलावा हमें और नए विकल्प क्या मिल सकते हैं उन पर ध्यान देना। अब तो सबसे पहले जो हमने शेर पढ़ा है, हम पहले उसका अर्थ समझेंगे। तो पहला वाला शेर क्या है? कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज स्थिति यह है कि शहरों में चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं। उन्होंने जो है ना कागज पे बात कर दी कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो वो सभी व्यवस्थाएं हमको मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। अब दूसरा शेर हमने जो पढ़ा था दरख्तों वाला, यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चला जाए उम्र भर के लिए। क्या है दूसरे शेर में? कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। मतलब यहाँ नागरिकों को जो है कल्याण करने के लिए वो संस्थाएं, उनका अच्छा करने के लिए वो संस्थाएं बनाई जाती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है। मतलब उन संस्थाओं को दरख्त बोला। दरख्त का मतलब आप समझ लीजिए, दरख्त का मतलब होता है पेड़। अब पेड़ में हम खड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें साया लगता है, मतलब हमें छांव लगती है, तो हमें थोड़ा तेज धूप में हमें थोड़ा आराम मिलता है। उसी तरह जब इंसान बहुत ज्यादा बेचैन परेशान होता है तो वो किसी संस्था के पास जाता है ताकि वो संस्थाएं उसकी मदद कर सके। लेकिन अगर वो संस्थाएं आपकी मदद करने की बजाय आपको और ज्यादा प्रताड़ित करें तो फिर उसमें तो कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि आप एक पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए कि आपको यहां पर छांव लगेगी, लेकिन उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था, उसने आपको बुरी तरीके से काटना शुरू कर दिया, तो क्या आप वहां पे खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे। तो वही हिसाब है कि जो संस्था हमारे आराम के लिए है, हमारी सुविधा मुहैया कराने के लिए है, अगर हम उस संस्था के पास जाते हैं और वो हमें परेशान करती है तो हम उस संस्था में जाएंगे ही नहीं। तो वो चीज होती है यहाँ पे। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रह के अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ नहीं चलना, यहाँ से मुझे जाना है, भरे धूप में हो लेकिन हमको तकलीफ तो नहीं होगी, इसलिए वो वहां से चले जाना चाहता है। अब आगे के शेर देखते हैं। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये तो कितने मुनासिब हैं उस सफर के लिए। तो अब यहां पर व्यवस्थाएं जो बात की जा रही हैं, जो सरकार मुहैया कराती है, फिर उसी पे एक तरीके से एक तंज दिया है। क्या है? ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेते हैं। यहां पर आम जनता के पास अगर कपड़ा नहीं है पहनने को तो वो पैरों को मोड़ के ऐसे रख के अपने पेट को ढक लेगी, मगर कभी विद्रोह नहीं करती है कि नहीं मुझे ये चाहिए। वो अगर शोषित हो रही है तो शोषित होती रहेगी, लेकिन वो जनता विद्रोह नहीं करती है। ये लोग कितने मुनासिब हैं उस सफर के लिए। मतलब ऐसे लोग जो विद्रोह नहीं करते वो शासन के लिए बहुत ही सही होते हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो अपना शासन इस विद्रोह ना होने से बहुत ही सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो वही कहा इन्होंने कि वो ना हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेते हैं, अर्थात अगर इन लोग के पास कपड़ा, जनता के पास कपड़ा नहीं है तो वो पैरों को मोड़ के अपने पेट को ढक लेगी, लेकिन कभी भी विद्रोह नहीं करेगी। और ऐसे लोग उस भ्रष्ट सरकार के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं जो बिल्कुल भी विद्रोह नहीं करते हैं। दूसरा, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। अब इसमें क्या मतलब दिया है? खुदा ना सही मतलब हम लोग कहते हैं ना भगवान को हम में से किसी ने नहीं देखा, मगर हम लोग भगवान को मानते हैं। तो अब मान लीजिए खुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं ना सही, चलिए नहीं है तो ना सही हम मानते हैं। आदमी का ख्वाब सही है, मतलब वो आदमी के ख्वाबों में तो है, आदमी सपने तो देख रहा है, उन सपनों में भगवान को तो देख रहा है। अगर हकीकत में नहीं है तो ना सही, कम से कम आदमी के ख्वाबों में वो है और वो आदमी को सुकून पहुंचाता है।
कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए, अर्थात अगर भगवान नहीं है तो ना सही ख्वाबों में है, कम से कम आंखों के लिए कोई अच्छा नजारा देखने के लिए कोई अच्छी चीज तो है। अर्थात कहने का मतलब है इस संसार में इतना भ्रष्टाचार, इतनी तकलीफें हो चुकी हैं कि व्यक्ति इन सभी की तरफ नहीं देखना, इस दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहता। जब आंखें बंद करता है तो कम से कम उसे वो भगवान दिखता तो है, जो माना कि हकीकत नहीं है, ख्वाब ही है, लेकिन वो हसीन है, सुख देता है आदमी को। तो इस तरीके से ये दो शेर यहां पर खत्म हुए। फिर से हम प्रसंग देखेंगे और इसके बाद इन दोनों शेरों का भावार्थ भी देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित गजल से उद्धत है। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह साय में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। देखिए, इसमें बताया है केंद्रीय भाव, मतलब पूरी गजल का एक ही प्रसंग इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से अगर अलग अलग गजल का आता है तो आप अलग अलग गजल का भावार्थ में एक एक लाइन आपको देनी होगी। जैसे ऊपर वाला है कि कमीज ना कमीज तो पांवों से पेट ढक लेते हैं, तो इसमें कहेंगे कि इस ये जो शेर है इसके अंतर्गत व्यक्ति विद्रोह नहीं करता है, ये भ्रष्टाचारी सरकार के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, इस तरफ संकेत किया गया है। तो इस तरीके से एक एक लाइन का जो है प्रसंग हम बना दे सकते हैं। जो लास्ट लाइन है हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे। कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी और शोषित जीवन जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है, मतलब अब वो विरोध नहीं करना चाहते किसी भी तरह का, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये ऐसा विरोध नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है। मतलब अगर ये लोग विद्रोह नहीं करते तो शांति से वो राज करते रहते, चाहे वो जितना अत्याचार करते रहे, लोग चुपचाप सहते रहते हैं और शांति से राज चलता रहता है। दूसरा शेर देखिए। दूसरे शेर में कवि कहता है, संसार में भगवान नहीं तो कोई बात नहीं है। आम आदमी का वह सपना तो है, मतलब व्यक्ति जो इंसान है वो ईश्वर को सपने में तो देख रहा है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह उसका जीवन कट जाता है, अर्थात वो देखता है सपने तो कुछ समय के लिए उसका जीवन बहुत ही इत्मीनान तरीके से कटता है। अब आगे के शेर देखेंगे। वे मुतमिन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। अब यहां पर जो दिया है, वे मुतमिन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। अब यहां पत्थर की बात हो रही है भ्रष्ट शासकों से, ठीक है। जो लोग बुरे होते हैं उनको है कि उनका दिल पिघल नहीं सकता, मतलब उनको चाहे आप जितना भी कुछ कहिए उनके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। कुछ भी जितना भी आप बुरा होगा लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वे लोग बिल्कुल इत्मीनान से हैं कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो पत्थर के हैं और पत्थरों के दिल नहीं पिघला करते, अर्थात आप जितने भी तकलीफ में हो उनके दिल में किसी भी तरह की संवेदना उत्पन्न नहीं होगी। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि कब ऐसा समय आए कि आवाज में जो ये लोग हैं, जो चुप हैं, जो शोषित हैं, वो लोग विद्रोह करें और इनकी आवाज उन शासकों तक पहुंचे। फिर दूसरा है, तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो सरकार भ्रष्ट होती है वो क्या करती है, वो जो है शायरों को, कवियों को लिखने के लिए पाबंदी लगाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो समाज में क्रांति आएगी, क्रांति आएगी तो विद्रोह होगा। इस परिस्थिति में वो क्या करते हैं कि वो ये लिखने वालों के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसी के ऊपर ये शेर है, क्या है, तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, मतलब तुम्हारी सरकार में जो है विद्रोह ना फैले इसलिए तुम्हारी सरकार में जुबान को भी सिल दिया जाता है।
ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिस प्रकार शासन में विद्रोह ना हो इसलिए कवियों और शायरों की जबान सिलती जाती है, उसी तरह शासन के ऊपर भी एक अंकुश होना चाहिए। हर चीज किसी ना किसी के कंट्रोल में होनी चाहिए, नहीं तो वो ठीक नहीं रहती। अर्थात जो शासन विद्रोही मतलब जो भ्रष्ट शासन है उसके ऊपर भी किसी का एहतियात मतलब कब्जा होना चाहिए, कि कंट्रोल होना चाहिए कि वो कोई भी भ्रष्ट कार्य नहीं कर सके। तो वही दिया है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अर्थात जिस प्रकार से आप शायरों की जबान पे कंट्रोल रख रहे हैं उसी तरीके से इस सरकार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। फिर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहां जो गुलमोहर शब्द दी है ये मानवता, मानवीय संवेदनाएं हैं। गुलमोहर का मतलब क्या है? मानवता और ये फीलिंग है, मानवता और संवेदनाएं जो हैं, जो सिर्फ मानव यानी मनुष्यों में ही पाई जाती है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम जीते हैं, अगर हम जिए तो अगर हम अपने घर में अपने गलियों में जी रहे हैं तो इन मानवता की सब जो फीलिंग्स हैं, जो क्या कहते हैं सोच है, उनकी संवेदनाएं हैं, उन्हीं के साथ जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हमें मृत्यु आए, अगर हमारी मौत हो तो भी हम इन मानवता और संवेदनाओं की रक्षा करते हुए दूसरों की गलियों में मरे। मतलब घर के बाहर अगर हमें मौत आती है तो हमें इन्हीं चीजों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए ही जो है मौत आए। तो इस तरीके से ये 3 शेर समझाए। अब इनका प्रसंग और फिर भावार्थ देखेंगे। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से उद्धृत है। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। तो व्याख्या क्या है? पहले शेर में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल होते हैं, ठीक है, कि उनके दिल होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमी के स्वर में असर यानी क्रांति कब हो, मतलब कब ये लोग इतना जागे कि जो है ये पत्थर दिल भी पिघले, इनकी आवाज बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विद्रोह करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। मतलब सभी संगठित हो जाएं तो ये जो भ्रष्ट व्यक्ति है जिसका दिल पत्थर का है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा शेर है। दूसरे शेर में कवि शायरों और शासकों के संबंध में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता में क्रांति का खतरा रहता है, इसीलिए क्या होता है उन लोगों पर पाबंदी लगाई जाती है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन, जैसे कि गजल लिखते हैं उसके छंद के लिए बंधन जरूरी है कि उनमें इस तरीके से मेल होना चाहिए, सावधानी, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी होता है। तो तीसरा शेर है। शायर कहता है जब तक हम अपने बगीचे में जिए, मतलब अर्थात अपने घर में जिए, गुलमोहर के नीचे जिए, जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे, के लिए मतलब उनकी रक्षा के लिए मरे। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए दूसरी गलियों में मरे। तो इस तरीके से ये गजल पूरी हमने आपको समझाई। अलग जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गजल पढ़ी थी एक, वो गजल जो अलग अलग शेरों से एक साथ बंधी हुई थी, तो इस गजल को हमने पूरा भावार्थ समझा था कि इसका क्या क्या है। वैसे ये व्यवस्थाओं और राजनीति के ऊपर तंज करती हुई ये सभी गजलें, एक गजल थी, सभी जो जितने भी शेर इसके अंदर पढ़े गए थे वो सभी राजनीति और व्यवस्थाओं के ऊपर तंज कर रहे थे कि आप इस तरीके से करते हैं। तो ऐसी गजलें तब लिखी जाती हैं जब सत्ता में वाकई कुछ ऐसा घटित हो रहा हो कि आम व्यक्ति उससे शोषित हो। तो जाहिर सी बात है दुष्यंत कुमार ने जब ये लिखी होगी तो व्यवस्था ऐसी होगी। जाहिर सी बात है, हम जहां तक समझ रहे हैं ये अंग्रेजों के समय के आसपास की बात रही होगी, अंग्रेज जब यहाँ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं।
तो पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखे। तो जैसे हमने बताया था, गुलमोहर एक फूल का नाम होता है, ठीक है। तो वो गुलमोहर जो होता है ये एक सांकेतिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। किस लिए? हमने आपको बताया था, मानवीय संवेदनाओं, मानवता, जिस व्यक्ति के अंदर मानव के लिए संवेदनाएं हो, ऐसी चीजों का हमें जो है रखवाली करनी है। मतलब हम अपने घर में रहें तो हम इन संवेदनाओं के साथ रहें और शांति के साथ जीते रहें, और अगर हमें मृत्यु आए, अगर हम मरे भी, तो हम दूसरों की गलियों में, मतलब दूसरी जगह कहीं पर जो रहें, वहां अपनी इन सभी संवेदनाओं की, मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए मरे। तो ये चीज बताई है इसके अंतर्गत। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे, समझाते हुए, पूरा समझाते हुए आपको लिखना है। तो क्या है? गुलमोहर एक फूलदार पेड़ है, परंतु कविता में गुलमोहर स्वाभिमान के सांकेतिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि हमें गुलमोहर के द्वारा घर और बाहर दोनों स्थानों पर स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा प्रदान करता है और आजादी से रहने का एहसास कराता है। मतलब ये सभी मूल्यों को अपने पास रखना है और अपना स्वाभिमान बनाए रखना है, चाहे आप जहां रहें, घर में रहें या घर के बाहर रहें, और मरे तो भी इन्हीं के साथ ही मरे। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में आया है। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो पहले शेर में क्या था? कहा मयस्सर नहीं चिरागा घर के लिए, और इस तरीके से पूरा एक शेर था, उसी की बात हो रही है। एक बार चिरागा है और एक चिराग है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक बार बहुवचन में और एक बार एक वचन में। तो उन्होंने कहा था बहुत सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करेंगे। क्या बोला था उन्होंने? बहुत सारी व्यवस्थाओं का ऐलान किया गया था, लेकिन क्या हुआ? आपने तो उसमें से एक भी व्यवस्था को किसी के लिए मुहैया नहीं कराया, इसलिए दिया था। तो अब आप यहां पे हमको काव्य सौंदर्य भी बताना है। कैसे कहेंगे? पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधाएं। वादा किया ना, बहुत सारी सुविधाओं का इंतजाम करेंगे। दूसरी बार एक वचन में प्रयुक्त हुआ, जिसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाओं का मिलना। मतलब बहुत ही नॉमिनल जो है चीजें मिल रही हैं। दोनों का ही अपना महत्व है। बहुवचन शब्द कल्पना को दर्शाता है, वहीं एक वचन शब्द जीवन की यथार्थता को दर्शाता है। मतलब बहुवचन, मतलब जब हम सोचते हैं तो क्या होता है, जब हम कोई भी चीज की कल्पना करते हैं, कोई भी चीज, तो हम हर चीज बहुत अत्यधिक करते हैं। अगर किसी को आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, मेरे पास अगर वो कल्पना करेगा मेरे पास ढेर सारी आइसक्रीम होगी, ढेर सारी चॉकलेट्स होंगी, मेरा फ्रिज भरा होगा, मेरे ड्रॉर्स भरे होंगे, सब चॉकलेट से भरे होंगे, मेरा फ्रीजर पूरा आइसक्रीम से होगा, तो वो बहुत सारी कल्पना करेगा। लेकिन हकीकत में कितना होता है? आपको एक आइसक्रीम मिलेगी, 2 चॉकलेट्स मिलेंगी, ये हकीकत होती है। तो वही चीज है, हम कल्पना में बहुत अधिक सोचते हैं, मगर यथार्थ यानी कि वास्तविकता में हमें सीमित चीजें ही मिलती हैं। तो ये भी एक जरिया है बताने का। इस प्रकार दोनों बार आया हुआ एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। यानी कि एक ही शब्द है, लेकिन वो वचन बदलने से बहुत ही प्रभावशाली प्रयुक्त हो रहा है। दूसरा है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहां दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तो यहां पर क्या था तीसरा शेर हमारा, कि यहां कमीज ना मुहैया, कपड़ा जो मुहैया ना हो तो पैर मोड़ के पेट को ढक लेते हैं, ठीक है, वो वाला शेर की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या है? गजल के तीसरे शेर में कवि दुष्यंत का इशारा समय अनुसार अपने आप को ढाल लेने वालों से है। मतलब समय के अनुसार, अगर हमारे पास थोड़ा है तो उसमें गुजारा कर लेंगे, अब थोड़ा और कम हो गया तो उसमें भी कर लेंगे। मतलब पहले कमीज है तो हम ऊपर का ढक रहे हैं, अब कमीज भी नहीं है तो हम पैरों को मोड़ के पेट को ढक रहे हैं। तो जिस तरीके से भी हमको होगा, हम उस तरीके से अपने आप को इंतजाम करेंगे। तो यही है कि समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, कि ये लोग जिनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं और इसलिए ये अपना सफर आराम से काट लेते हैं। मतलब इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती, हल्की हल्की होती हैं, इसलिए इन लोगों का जीवन बहुत ही आसानी से कटता है।
फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आश्रय स्पष्ट करना। जहां आश्रय स्पष्ट करने का मतलब होता है पहले तो आप बताएंगे कि ये कविता कहां से आई, किसने लिखी, और साथ ही थोड़ा सा प्रसंग, और फिर उसके बाद इसमें पूरा भाव क्या है ये बताएंगे। भाव मतलब फीलिंग क्या निकल के आ रही है। तेरा निजाम है सिलदे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है बयां के लिए, बहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार की गजल साए में धूप से ली गई है। तो मतलब हमने पहले इसकी प्रस्तुति दे दी गई क्या है, इन पंक्तियों में कवि शासक वर्ग पर व्यंग कर रहा है। हमने एक लाइन में इसका संदर्भ दे दिया और एक लाइन में ही इसका प्रसंग दे दिया, तो इस संदर्भ प्रसंग खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके व्याख्या पे। शासक वर्ग की सत्ता होने के कारण वह किसी भी शायर की जुबान पर पाबंदी अर्थात अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा देते हैं। शासक को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस प्रकार की सावधानी रखना जरूरी भी होता है, परंतु यह सर्वथा अनुचित है। यदि बदलाव लाना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। मतलब उन्होंने बोला कि पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि क्या कष्ट है और तभी बदलाव आ सकेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में, इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत कुमार ने जो ये गजल प्रस्तुत करी, पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। उन्होंने कहा, बोला मिजाज। मिजाज मतलब इसमें क्या भाव छुपा है। मिजाज मतलब होता है ना कि हमारी मर्जी, उनकी मर्जी, वही चीज है मिजाज, भाव। तो क्या है कि इन्होंने क्या बोला है कि इस पूरी गजल में जो है, पूरी गजल में इन्होंने क्या किया, दुष्यंत कुमार ने चीज को बदलाव की तरफ लेकर आए। कैसे बदल सकता है ये चीज बताई गई है। तो ये क्या सही है, आपको इस पे चर्चा करनी है। तो क्या दिया है, दुष्यंत की यह गजल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है। तभी कवि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, यह दरख्तों के साए में धूप लगती है आदि बातें कहता है। वह पत्थर दिल लोगों को पिघलाने में विश्वास रखता है। वह अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और यह तभी संभव है जब परिस्थितियों में बदलाव आए। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना कि बदलाव जरूरी है, यानी कि वो बदलाव चाह रहे हैं, इसीलिए सोच में जब बदलाव आएगा तभी जीवन में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल में खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो देखिए ये गजल अलग है, अब समझिएगा, ये गजल अलग है, जो अभी तक हमने पढ़ी उसमें नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, अर्थात क्या है, पहले मतलब समझ लीजिए कि जन्नत हम सभी को पता, सब लोग बोलते हैं ना हम स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, तो सभी को पता है कि जन्नत नाम की कोई चीज होती नहीं है। हमें हकीकत पता है कि ऐसी कोई जगह नहीं होती। दिल में खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है। होता है ना कि हमें अपने आप को भी खुश, तो इस ख्याल से अगर खुश हैं तो ये ख्याल ही अच्छा है। तो ये गालिब जी का लिखा हुआ शेर है। क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, दुष्यंत की गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। अब चौथा से शेर क्या था दुष्यंत कुमार का, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। तो उसमें क्या बोला था, इसमें ये जन्नत की बात कर रहे थे, यहां बोल रहे हैं ईश्वर भगवान नहीं है तो ना सही, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए ईश्वर का ख्याल तो है। तो इस तरीके से यहां जुड़ाव क्या है, हम अपने दिल को किस तरीके से खुश करते हैं, चाहे जन्नत हो चाहे ईश्वर हो, कुछ भी हो। तो यहां पर जुड़ता हुआ हमें किससे दिख रहा है कि हम अपने आप को इंसान अपने आप को खुश किस तरीके से रख सकता है, सिर्फ एक ख्वाब के जरिए ही। तो ख्वाब की बात भी हुई है और दूसरा खुश करने की बात भी हुई है। तो कैसे लिखेंगे, गालिब स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, परंतु दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार कवि दुष्यंत भी खुदा को मानव की कल्पना मानते हैं, परंतु दिल को खुश रखने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेरों के शायर काल्पनिक दुनिया में विचरण को बुरा नहीं समझते, मतलब दोनों ही कल्पना में जी रहे हैं लेकिन इसको बुरा नहीं समझते हैं। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही अनुभूति के विषय हैं।
मतलब दोनों ही सिर्फ अनुभव करने की बात है। अगर वास्तविक नहीं है तो क्या हुआ, हम कल्पना में खुश हैं तो हमें कल्पना ही खुश करनी चाहिए। तो खुश रखने के लिए कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मतलब परिस्थिति कोई भी हो, सब जगह अलग अलग देगा। जैसे हमको धूप लग रही थी तो हम दरख्त में खड़े हो गए, हमको तकलीफ है तो हम किसी और के पास चले गए, किसी की मदद लेने के लिए चले गए, हमको तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तो इस तरीके से हम कई उसमें इसको यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। मसलन एक ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहां इंसाफ नहीं मिलता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो अब क्या है, आपको ऐसी ही कुछ कल्पना करनी है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है। दूसरा, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है। इन ऐसा क्या है जहां पे व्यवस्था नहीं, आपको बताना है इन जगहों पे क्या व्यवस्था नहीं होती जहां पे ये शेर लागू होगा, ये बताना है। यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पे लागू होता है। तो ये सब चीजें जहां पर व्यवस्था नहीं है उस जगह पर किस तरह से लागू होगा ये बताना है। क्या दिया पहला, यह ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है जहां रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख देते हैं। ऐसे रिश्ते जहां पर रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख को देते हैं। दूसरा, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहां बच्चों को उचित ज्ञान नहीं मिलता। इस तरीके से बताना है। व्यवस्था क्या नहीं है, कहने को व्यवस्था, अब विद्यालय क्या है, ज्ञान का मंदिर होता है, अब वहां पे क्या व्यवस्था नहीं होगी, बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगी, इस तरीके से। फिर यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहां उचित इलाज नहीं मिलता। जब अस्पताल क्या है, मरीजों के इलाज के लिए, अब वहां पे इलाज ही नहीं मिले तो अस्पताल किस काम का, वो हो गया। फिर यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पे लागू होता है जहां नागरिक को सुरक्षा नहीं मिलती, अर्थात नागरिकों को जहां पे सुरक्षा नहीं मिल पाती है। सुरक्षा करना पुलिस का कार्य है, वहां पर अगर पुलिस ही ना दे तो किस काम की व्यवस्था। तो इस तरीके से भरा जाएगा ये। यहां पर ये सभी प्रश्न उत्तर खत्म हुए। इस तरीके से बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी शेरों को कायदे से पढ़िएगा। अर्थ एक बार आप समझ जाएंगे तो अगर किसी दूसरे शायर का शेर आपके सामने प्रस्तुत करके उससे कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक हमारे पास में था, इसी तरीके से आपको करना है। तो ये चैप्टर ही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।